साथियों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने राव रणमल तक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे राव जोधा से। ठीक है, तो राव जोधा का जो शासनकाल रहा वो 1438 से लेकर 1489 तक रहा। कुछ किताबों में मिलता है आपको 1453 से लेकर 1489। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी डेट मिलती है डेट को लेकर ज़्यादा इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद रहता है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना डेट को लेकर। जो ज़्यादा मतलब फेमस जैसे कोई युद्ध हो गया तो उसकी जो डेट है उसको याद रखना, बाकी ज़्यादा में आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, जो राव जोधा था ये रणमल के पुत्र थे। ठीक है, तो यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? रणमल था। इनकी जो माता है उनका नाम है कोडमदे। आपको इतना पता था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, रणमल की कुंभा ने भारमली की सहायता से मेवाड़ में हत्या करवा दी थी। उस समय जोधा भी वहाँ पर ही था। तो अब देखिए, इसके बारे में कुछ अलग अलग इतिहासकार है वो अलग अलग वो तथ्य बोलते हैं, उनको देखिएगा। तो देखिए साथियों, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार है, आपने इनका नाम सुना ही होगा। ठीक है, इन्होंने कहा, इनके अनुसार बता रहा हूँ, इन्होंने क्या कहा, तो मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक था और सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक भी किसको माना जाता है? राव जोधा को माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो राव जोधा को माना जाता है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कही है। ठीक है, अब डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा और कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने क्या कहा है कि जोधा मारवाड़ का प्रथम पराक्रमी राजा था। ठीक है, तो जोधा, जो राव जोधा है वो मारवाड़ का प्रथम पराक्रमी राजा था। ये बात किसने कही है? कर्नल जेम्स टोड, जिसको हम घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जानते हैं। और देखते हैं, राजस्थान के एक और प्रसिद्ध इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है कि जोधा के नेतृत्व ने राठौड़ों के राजनीतिक सम्मान के स्तर को काफ़ी उन्नत किया। उसके साथ ही इस असाधारण साहस और धैर्य के कारण उसे मारवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक किसको माना? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी राव जोधा को ही माना। अगला, राव रणमल की मृत्यु के बाद जोधा मेवाड़ से भागकर मारवाड़ आ गया, लेकिन मारवाड़ पर भी मेवाड़ के जो कुंवर चूड़ा थे उन्होंने अधिकार कर लिया और जोधा भागकर मारवाड़ से कहाँ चला गया? काहुनी गांव में चला गया। और साथियों, ये जो काहुनी गांव है, ये काहुनी गांव पड़ता है बीकानेर से 20 किलोमीटर दूर पे है। ठीक है, 20 मील दूर स्थित है ये काहुनी गांव। ठीक है, वहाँ चला गया था। और मेवाड़ के जो कुंवर चूड़ा थे उन्होंने मारवाड़ का भार, इसके पुत्र तो थे नहीं, इसने शादी तो करी नहीं थी, तो वो सरदार, जो मेवाड़ सरदार है जैसे कुंतल, माजा, सूबा, हिंगलू, इनको सौंपकर वापस मेवाड़ चला गया था ये कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा साथियों वही है जो राणा लाखा का बड़ा पुत्र था, लेकिन राणा लाखा ने हंसाबाई से शादी करी थी और शादी करने के बाद में उनसे मोकल पैदा हुआ था। मोकल ही फिर मेवाड़ का उत्तराधिकारी बन गया था। और कुंवर चूड़ा ने उस समय ऐसी शपथ ली थी कि मैं मेरे जीते जी शादी नहीं करूँगा, अविवाहित रहूँगा और मेवाड़ पर किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आने दूंगा। जिस प्रकार से महाभारत के समय आपने देखा होगा जो भीष्म पितामह थे उन्होंने भी ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, तो इसलिए कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साथियों, राव जोधा ने हड़बू सांकला की मदद से 15 वर्षों के बाद 1453 में मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था। इस समय क्योंकि कुंभा मालवा और गुजरात अभियानों में व्यस्त था, इसलिए। इसके साथ ही आपने एक संधि का नाम सुना होगा साथियों, आवल बावल की संधि। कौन सी? आवल बावल की संधि। ये संधि होती है 1453 में। कब होती साथियों संधि? 1453 में होती है। और ये संधि मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मारवाड़ के जो जोधा है इसके मध्य होती है। इसमें जो मध्यस्थता करती है वो करती है हंसाबाई, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस बात का खंडन किया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा अभी बताया मैंने आपको। इस संधि के तहत ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित की गई थी और इस संधि का जो मुख्य केंद्र माना गया था वो सोजत को माना गया था। और सोजत कहाँ है? पाली में स्थित है। ठीक है, इस संधि के दौरान
दौरान राव जोधा ने अपनी पुत्री जिसका नाम है श्रृंगार देवी, उसका विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया था। किसके साथ कर दिया था? रायमल के साथ कर दिया था। और श्रृंगार देवी ने चित्तौड़गढ़ में घोसंडी नामक स्थान पर एक बावड़ी बनाई और वहाँ पर एक शिलालेख है, एक प्रशस्ति है, उस पर यह बात लिखी हुई है। उसके अनुसार इतिहासकारों ने इसमें इसको जोड़ा है। ठीक है, अगला और फैक्ट देखते हैं। राव जोधा ने मंडोर से 6 मील दूर दक्षिण में चिड़िया टूंक पहाड़ी पर 1459 में एक किला बनवाया, उसे अपनी राजधानी बनाया, जोधपुर शहर बसाया। इस दुर्ग को मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। देखिए, आपसे पूछा जाएगा जोधपुर शहर किसने बसाया था? तो जोधपुर शहर राव जोधा ने बसाया था। कब बसाया था? 1459 ईस्वी में बसाया गया था। ठीक है, और जो ये दुर्ग है इसका नाम क्या? मेहरानगढ़ दुर्ग। जोधपुर के अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे सूर्य नगरी भी कहते हैं, सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी किसको कहते हैं? जोधपुर को ही कहते हैं साथियों। किसको कहते हैं? जोधपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्ट पता होना चाहिए इसके। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मेहरानगढ़ दुर्ग चर्चा में आ गया तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में भी कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। हालांकि साथियों देखो, मेहरानगढ़ एक आर्ट एंड कला का जो टॉपिक है दुर्ग जिसमें आएंगे, वहाँ भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री के साथ, क्योंकि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर लगभग एक सेम ही है, लगभग साथ साथ ही चलते हैं दोनों विषय। ठीक है ना। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के और क्या क्या नाम मिलते हैं? तो इस दुर्ग के अन्य नाम मिलते हैं। मयूर ध्वज दुर्ग कहते हैं इसको, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, और इसको जोधपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस किले का नाम मिहिर और गृह 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो राव जोधा ने चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी है उस पर 1459 ईस्वी में करवाया। अभी बताया आपको। इस दुर्ग की नींव रजिया भांभी, यानी कि भांभी किसको कहते हैं? जो बलाई होते हैं उनको कहते हैं, जिंदा गाड़ दिया था इसकी नींव में, ध्यान रखना। इस दुर्ग का निर्माण के समय राजा राम खंडेला नामक एक व्यक्ति को भी जिंदा चुनवाया गया था। देखिए, जो मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रथम द्वार है उसको जय पोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जय पोल कहते हैं। ये सारे फैक्ट हम मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं अब। ये दुर्ग राठौड़ों की शौर्य का प्रतीक है। अभय सिंह के द्वारा निर्मित फूल महल जो बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध है वो भी इसी दुर्ग में स्थित है। भूरे खां की मजार इसी दुर्ग में स्थित है। आपसे पूछा जाए भूरे खां की मजार कहाँ है? वो भी इसी दुर्ग में है। इस दुर्ग में कुछ प्रसिद्ध तोपें हैं जिनका नाम है किलकिला तोप, शंभुबाण तोप, गजनी खां तोप, बग सवाहन तोप और धुड़धानी तोप है, कड़क बिजली, ये सारे तोपों के नाम हैं। ठीक है, देखिए नोट डाल के कुछ लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। किलकिला तोप महाराजा अजीत सिंह, कौन सी? जो किलकिला तोप है ना, ये वाली किलकिला तोप महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद में बनवाई थी। और शंभुबाण तोप, जो ये शंभुबाण तोप है, इसको अभय सिंह ने सरबलंद खां से छीनी थी। ठीक है, गजनी खां जो तोप है, ये रही गजनी खां तोप है, वो गज सिंह ने 1607 ईस्वी में जालोर विजय में हासिल की थी। तो इन सभी तोपों का थोड़ा हिस्ट्री है, इनको भी जान लेना। कई बार पूछ लेते हैं, देखो इतिहास में कोई पता नहीं, पर्सन कहीं से भी बन सकता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक ये जो मेरे पास कंटेंट उपलब्ध है इसको आप तक पहुँचा दूँ कैसे भी करके। ठीक है, अब देखिए 1544 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने जोधपुर किले पर अधिकार कर इसमें एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, साथ ही में देखिए अकबर ने अपनी नागौर यात्रा की थी। नागौर में दरबार लगाया था 1570 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने। तो दौरान जोधपुर दुर्ग राय सिंह को सुपुर्द कर दिया था, और राय सिंह कहाँ का है? बीकानेर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस दुर्ग में दौलत खाना के आंगन में महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित श्रृंगार चौकी है, जहां जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। तो जोधपुर के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता? श्रृंगार चौकी ने। इसका निर्माण किसने कराया था? महाराजा तख्त सिंह थे, उनके द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग में जो दर्शनीय स्थल है वो कौन कौन से हैं? शेरशाह सूरी की मस्जिद भी इसमें बनी हुई है, मान सिंह प्रकाश पुस्तकालय इसी में है, मोती महल है, फतेह महल है। कभी आप जोधपुर घूमे होंगे, जोधपुर के व्यक्ति वो तो देख चुके होंगे कई बार। ठीक है, जो नहीं घूमे हैं वो भी साथियों इस किले में जाके आना, काफ़ी अच्छा किला है। नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें प्रसिद्ध मंदिर, हालांकि मैं भी देखो जोधपुर तो गया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जल्दबाजी में गया था, तो इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं देख नहीं पाया। हालांकि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी मेहरानगढ़ दुर्ग को जाके नज़दीक से देखूं, घूमूं उसके अंदर। ठीक है, तो कभी देखेंगे, अगर मौका मिलेगा तो घूम के आएंगे ज़रूर। ठीक है, आगे देखते हैं। इस में मंदिर भी है, ध्यान देना, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर है। इसमें आनंद धन जी का मंदिर भी है, मुरली मनोहर का मंदिर है। इस दुर्ग में नीलम से जड़ित मरकत मणि के 2 गुलाबी प्याले नुमा जलाशय विख्यात है, जिसका नाम है गुलाब सागर और गुलाब सागर का बच्चा। 2 जलाशय हैं जो बड़े फेमस है, और इनका नाम क्या है, एक का नाम गुलाब सागर है, दूसरे का नाम गुलाब सागर का बच्चा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कीरत सिंह सोडा व भिवा की छतरियाँ इसी दुर्ग में स्थित है। किसकी? कीरत सिंह सोडा की और भिवा की छतरियाँ। इस दुर्ग में अहमदाबाद से लूटे हुए किवाड़ भी लगे हुए हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग को परियों व देवताओं की करामात बताया है। तो कई बार पूछा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग को परियों व देवताओं की करामात किसने बताया? रुडयार्ड किपलिंग ने बताया है। इस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखवाई थी, ऐसा लोग मानते हैं। करणी माता चारणों और राठौड़ों की कुलदेवी है साथियों। नागनेची जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है, तो नागनेची है, जिसको चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। ठीक है, इस दुर्ग में 30 सितंबर 2008 को, देखिए जो चामुंडा माता का मंदिर है इसी दुर्ग में, जिसमें एक घटना घटित हुई थी। और घटना कब घटित हुई थी? 30 सितंबर 2008 को चामुंडा देवी मंदिर में दुर्घटना घटित हुई थी साथियों। आपने सुना ही होगा, उस समय काफ़ी भीड़ भाड़ हुई थी, काफ़ी जनहानि हुई थी। उस समय अफवाह उड़ गई थी कोई ऐसे उसी बात को लेकर। देखो, राजवी क्या होता है? मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी व रेख देने से मुक्त रखा जाता है, उनको राजवी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको साथियों? राजवी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, राव जोधा का बड़ा पुत्र का नाम था बीका। क्या नाम था? बीका। और इसी ने ही बीकानेर राज्य की स्थापना की है। राव जोधा की एक रानी है जिसका नाम है जसमादे। क्या नाम है? जसमादे। राव जोधा ने जसमादे के जो पुत्र है सातल देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बाकी नियमानुसार तो ये होना चाहिए था कि राव जोधा के बाद में जो शासक बनना चाहिए था वो राव बीका बनना चाहिए था, लेकिन राव बीका नहीं बना, बल्कि कौन बना? सातल देव। लेकिन सातल देव के पीछे उसकी माँ का हाथ है जसमादे का, क्योंकि राव जोधा जसमादे से बड़ा प्रेम करता था, इसलिए। ठीक है, अब देखिए, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार है, इन्होंने क्या कहा है? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा, राव जोधा को ही जोधपुर का पहला प्रतापी राजा कहते हैं। ध्यान रखना ये। अब अगला जो शासक आएगा वो कौन आएगा? वो आएगा साथियों राव सातल देव। कौन आएगा? राव सातल देव। तो अब पढ़ेंगे हम राव सातल देव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, राव सातल देव का जो शासनकाल रहता है वो कब से कब तक रहता है? 1489 से लेकर 1492 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, कुछ किताबों में आपको ये सन अलग मिल सकती, तो ज़्यादा देखकर आपको प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना टीचिंग मेथड पर। ठीक है, देखिए, जो राव सातल देव है, इसके पिता का नाम क्या है? राव जोधा। इसके बड़े भाई का नाम क्या है? अभी बताया आपको, राव बीका। ठीक है, और इसकी माता का नाम क्या है? जसमादे हैं, जो कि हाड़ी रानी है। ठीक है, इसने अपने नाम से जैसलमेर में सातलमेर नामक कस्बा बसाया था। जो राव सातल देव है, इसने एक कस्बा भी बसाया था जिसका नाम है सातलमेर, जो कि जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, अब देखो, सातलमेर पोखरण की राजधानी थी। जब पीपाड़ जोधपुर में 140 कन्याएं गणगौर पूजा कर रही थी, तो अजमेर के हाकिम मल्लू खां, क्या नाम था अजमेर का हाकिम का? मल्लू खां। उसका एक सेनापति था गुड़ले खां, ने इन कन्याओं का अपहरण कर अपने साथ ले गया। तो सातल देव ने क्या किया? गुड़ले खां का सिर तीरों से छिद्रित कर दिया और कन्याओं को छुड़ाया और उसके सिर कन्याओं को सौंप दिया। लो बेटा। ठीक है, अब क्या होता है? सातल देव गुड़ले खां की पुत्री जिसका नाम गिंदोली को अजमेर से उठा लाया और उसे अपने रंग महल में रखा। कहाँ रखा? रंग महल में रखा। अब इसके बाद में एक त्यौहार भी मनाया जाएगा जिसको गुड़ला त्यौहार कहते हैं। देखो, गिंदोली ने अपने पिता गुड़ले खां की याद में एक मारवाड़ में गुड़ला त्यौहार की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? गुड़ले त्यौहार की शुरुआत की। आपसे पूछा जाएगा कि गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? तो देखिए, गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है।
गुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है और इसमें क्या होता है, जो महिलाएं होती है वो छिद्रित मटके में दीपक रखकर इस नृत्य को करती है, ठीक है। और चैत्र कृष्णाष्टमी को मनाई जाती है, तो हो गया गुड़ला। और इस दिन शीतलाष्टमी भी होती है और इस दिन जो ऋषभ देव है, ऋषभ देव की जयंती भी होती है। सातल देव की जो मृत्यु होती है वो 13 मार्च 1492 ईस्वी को हो जाती है। और सातल देव के बाद में जो मारवाड़ का अगला शासक बनेगा उसका नाम है साथियों सूजा। क्या नाम है? सूजा। तो अब मारवाड़ का अगला शासक कौन बन चुका है? राव सूजा। अब देखिए राव सूजा जो शासन किया इसने वो किया 1492 से लेकर 1515 ईस्वी तक। इसकी माता का नाम था जसमादे। इसकी माता का नाम क्या था? जसमादे। बीका ने अपने पिता जोधा के कहे अनुसार सूजा से राचिन मांगे तो सूजा ने क्या करा? मना कर दिया। सूजा ने क्या कर दिया? मना कर दिया। मना कर दिया तो फिर अब बीका का दिमाग खराब हो गया। अब देखना क्या होता है। देखो क्रोधित बीका ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। सूजा की माता के बीच में पड़कर सूजा के राचिन आदि वस्तुएं बीका को दिलवाई तथा इस झगड़े का अंत किया। इसके शासनकाल में मेड़ता का जो स्वतंत्र शासक बन गया था उसका नाम था बीरमदेव। और ये राव सूजा 1515 ईस्वी में क्या होता है? मारा गया। अगला देखते हैं। देखिए सातल देव हो गया, राव सूजा हो गया। सूजा के बाद में जो अगला मारवाड़ का शासक बन रहा है उसका नाम है गांगा। क्या नाम है? गांगा। देखिए जो गांगा शासन रहा वो 1515 से लेकर 1531 तक, लेकिन कुछ किताबों में आपको मिलेगा 1515 से लेकर 1532 तक, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैंने आपको एक दो किताबों का लिख दिया कि भाई इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। इसके पिता का नाम था राव गांगा के पिता का नाम था राव बागा और दादा का नाम था सूजा। मतलब ये सूजा का पोता था राव गांगा। कुल मिला के बात ये है। राव बागा की मृत्यु के बाद 1510 ईस्वी में सोजत पाली में युद्ध करते हुए हो गई थी। यह अपने दादा राव सूजा के बाद शासक बना था। डायरेक्ट इसका बाप पिता नहीं बना था, बाकी ये डायरेक्ट बन गया था, ठीक है। विवाह हुआ था इसका मणिक देवी के साथ, या उसका दूसरा नाम मिलता पद्मावती, जो सिरोही के राव जगमाल की पुत्री थी। राव गंगा ने जोधपुर शहर में किस किस का निर्माण कराया वो देखिए। गांगेलाव तालाब का निर्माण कराया इसने, गंगा की बावड़ी बनाई इसने, गंगा श्याम का मंदिर बनवाया। तो देखिए कई बार प्रश्न ऐसे बनता है, जोधपुर में गंगा की बावड़ी का निर्माण किसने कराया? तो राव गंगा ने करवाया। गंगा श्याम मंदिर किसने बनाया? तो राव गंगा ने बनवाया। नेक्स्ट देखिए इसके समय में सिरोही से लाई गई श्याम जी की मूर्ति उसके नाम पर गंग श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुई। और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए खानवा का युद्ध आपने सुना ही है। 1527 में मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा और बाबर के मध्य, मुगल बादशाह जो बाबर है उसके मध्य लड़ा गया था, ठीक है। अब देखिए इसके समय ये तो हो गया। इसके देखते हैं। खानवा के युद्ध में अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिक देखकर ये भेजता है मेवाड़ के राणा सांगा की मदद के लिए, क्योंकि मेवाड़ का जो राणा सांगा था उसने पाती परवन, कौन सी? पाती परवन जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग, मतलब इन सब को पत्र लिखा था सभी राजाओं को कि युद्ध में सहायता करने के लिए सांगवा के युद्ध उसमें मतलब जो युद्ध हुआ था उसमें, ठीक है ना, उसके लिए। और आपने सभी ने खानवा के युद्ध का नाम सुना ही, 1527 में हुआ था। रूपवास तहसील यहाँ पर भरतपुर में हुआ था वो युद्ध, ठीक है। लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है 9 मई 1532 को मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि मालदेव ने ही अपने पिता गांगा को मार दिया था, इसलिए मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ के पितृहंता। तो मारवाड़ के प्रथम राठौड़ वंश के प्रथम पितृहंता कौन है? मालदेव है। आगे भी आएगा एक और पितृहंता, उस समय आपको मैं प्रश्न पूछूंगा तो आप बताना कि भाई मालदेव प्रथम पितृहंता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार मेवाड़ में भी कुछ पितृहंता हुए हैं, जैसे कुंभा को मार दिया था उदा ने। किसने मार दिया था? उदा ने मार दिया था, ऐसा बताते हैं इतिहासकार। तो जो अपने पिता को मार देता है वो पितृहंता कहलाता है। क्या कहलाता है वो? पितृहंता। देखिए एक इतिहासकार है जिनका नाम है प्रोफेसर विश्वेशनाथ राव रेव, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? राव गांगा नशीले पदार्थों का सेवन करता था। एक दिन नशे में महल की खिड़की पर बैठा बैठा ठंडी हवा का सेवन कर रहा था राव गांगा,
तो मालदेव पास में आया। मालदेव ने कहा पिताजी ढोक दो। तो मालदेव ने चरण स्पर्श करने के लिए बहाने पैर को पकड़ा और ढोक देने के बहाने खिड़की में से नीचे फेंक दिया। तो पकड़कर धक्का दे दिया, जिससे गिरने से राव गंगा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब इसका मतलब यह है कि इसके बाद में अगला जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा, मारवाड़ का शासक राव मालदेव बनेगा। कौन बनेगा, राव मालदेव। अब राव मालदेव के बारे में कुछ पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। इतिहास की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट शासक है ये। तो देखिए अगला शासक का नाम क्या है, राव मालदेव। राव मालदेव ने, ऐसा मानते हैं इतिहासकार, जो इसका शासनकाल रहा है वो 1531 से लेकर 62 तक रहा है। 1531 से 1562 तक इसका शासनकाल रहा। राव मालदेव के कई उपनाम भी मिलते हैं। जैसे फारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को कहा हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक। क्या कहा, हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक किसको कहा, राव मालदेव को कहा गया। किसने कहा, जितने भी फारसी इतिहासकार हैं उन्होंने। बदायूं जो इतिहासकार है उसने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है इसको। क्या कहा है, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। फरिश्ता ने देखो मालदेव को क्या कहा, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक, और हिंदू भाषा के नाम से इसको उपनाम दिया है। अब जो मालदेव है इसके पिता का नाम गांगा है और इसको पितृहंता भी कहा जाता है, मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी। दिल्ली का शासक था इसके समय, जिस समय ये शासक बना तो उसमें दिल्ली में मुगल वंश का शासन था और बादशाह हुमायूं था। ये मालदेव की बात करें तो ये राठौड़ वंश का प्रसिद्ध शासक हुए हैं। इनका जन्म ऐसा बताते हैं कि 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम मणिक देवी, जो कि सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। अब बात करें इनके राज्याभिषेक की, तो इनका जो राज्याभिषेक है वो हुआ था 21 मई 1532 को। और ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि जो इनका वो हुआ है वो सोजत पाली में हुआ है। कहाँ हुआ है, सोजत पाली में हुआ है। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो मालदेव गद्दी पर बैठा था 5 जून 1932 को। देखिए एक किताब आती है राज पैनोरमा की। राज पैनोरमा की किताब हालांकि ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ एक गाइड है। तो मैंने उस गाइड में भी देखा, उस गाइड का भी मैंने अध्ययन किया है। तो उसमें जो डेट दे रखी है वो 5 जून 1532 दे रखी। लेकिन उसको किताब को लेकर हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक मात्र गाइड है। ठीक है, तो मैं गाइड के लेके आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वो गाइड पढ़े। मैं तो मेरे पास जो भी कंटेंट है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, आप उस वे में अगर इसको पढ़ते हैं तो आपको सीख पाएंगे इससे। बाकी मार्केट में गाइड बहुत सारी घूम रही है, आप जो चाहे वो पढ़ें। देखो शासक बनते समय इसके अधिकार में केवल जोधपुर सोजत के परगने ही थे। ये हिंदुओं का सहयोगी था। जो मालदेव था वो हिंदुओं का सहयोगी माना जाता है। इसके समय मारवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र उद्भव हुआ। किसका, मारवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र उद्भव हो गया था। नेक्स्ट, इनका सबसे पहला अभियान था जिसका नाम है भाद्राजूण अभियान। इन्होंने बहुत सारे अभियान किए और उनमें से कुछ अभियान हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से अभियानों में इन्होंने भाग लिया। तो पहला जो अभियान था इनका भाद्राजूण का अभियान था और ये अभियान किया था इन्होंने 1531 में। और वहाँ के जो भाद्राजूण का शासक था जिसका नाम वीरा को मारा और भाद्राजूण पर अपना अधिकार कर लिया। तो मालवा के अधिकार में अब क्या गया, पहले जोधपुर सोजत के परगने ही थे, अब इसके जो साम्राज्य में किसको शामिल कर लिया गया, भाद्राजूण को। फिर इसके बाद में ये नागौर के शासक से एक युद्ध करता है जिसे हीराबाड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो देखिए हीराबाड़ी का युद्ध होता है 1533 ईस्वी में। ठीक है, 1533 में एक युद्ध होता है जिसका नाम हीराबाड़ी का युद्ध है। और यह युद्ध नागौर के शासक दौलत खां, क्या नाम है, दौलत खां और मालदेव के मध्य हुआ था। और हीराबाड़ी के युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई थी वो मालदेव को प्राप्त हुई थी। मालदेव ने नागौर पर अधिकार कर लिया और वीर मांगलियोत को सूबेदार नियुक्त किया। नागौर पर अधिकार कर लिया इसने, मालदेव ने, और किसको सूबेदार नियुक्त कर दिया, नागौर का वीर मांगलियोत को सूबेदार नियुक्त कर दिया। दौलत खां जो था नागौर का शासक, उसके पास एक हाथी था और हाथी का नाम था दरियाव जोश हाथी। दरियाव जोश हाथी वीरम देव के पास रह गया था। किसके पास रह गया, वीरम देव जो मेड़ता वाला है उसके पास रह गया। अब नेक्स्ट बारी आती किसकी, वीरम देव की बारी आती, अर्थात मेड़ता की बारी आती। मेड़ता के वीरम देव से जब मालदेव ने इस दरियाव जोश हाथी को मांगा तो वीरम देव ने इसको मालदेव को देने से मना कर दिया हाथी।
अब मना कर दिया तो मालदेव ने वीरमदेव पर 1535 में आक्रमण कर दिया और मेड़ता और अजमेर को भी छीन लिया। मेड़ता तो छीना जो छीना और अजमेर भी छीन लिया। काश ये दरियाव जो से हाथी दे देता अगर इसको, तो हो सकता है मालदेव इसके ऊपर आक्रमण नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वीरमदेव फिर हार गया तो वीरमदेव किसके पास चला गया? शेरशाह सूरी के पास चला गया और जाने के बाद में एक ही काम कर रहा है, साहब मालदेव के खिलाफ कार्रवाई करो, मालदेव के खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक है, उसके बाद में 1538 में जो सिवाना का शासक होता है जिसका नाम है डूंगर जी, उससे युद्ध करता है और सिवाना को भी किसके अधिकार में ले लेता है? अपने अधिकार में ले लेता है। उसके बाद में जालोर का जो शासक होता है सिकंदर खां को भी जेल में डलवा देता है। ठीक है, पर अधिकार कर लिया इसने, सांचौर पर भी अधिकार कर लिया और जो वहाँ का शासक था सिकंदर खां उसको जेल में डाल देता है। जालोर पे हो गया, सांचौर पर भी क्या कर लेता है? चौहानों पर, सांचौर के जो चौहान वंश के लोग रहते हैं उनके ऊपर भी क्या कर लेता है? ये अधिकार कर लेता है अपना। ठीक है, अगला देखो तो एक अभी हीराबाड़ी का युद्ध देख लिया आपने, नागौर और मालदेव के मध्य हुआ था। अब देखिए एक और युद्ध होता है जिसको पाहेबा या साहिबा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पाहेबा या साहिबा नामक जो स्थान है वो फलोदी में है, और फलोदी कहाँ है? वो जोधपुर में है। कहाँ पर है वो? जोधपुर में है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये युद्ध हुआ कब था तो 1541 के आसपास हुआ था। मालदेव और बीकानेर के जो राव जेत सिंह है उसके मध्य ये युद्ध लड़ा गया और मालदेव ने बीकानेर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। बीकानेर का जो प्रबंधक है वो मालदेव के जो सेनापति थे, मालदेव के साथियों दो प्रसिद्ध सेनापति है, जेता और कुंपा। तो इसने अपने यहाँ का बीकानेर का जो शासन है वो किसको संभाला दिया? वो कुंपा को संभाला दिया। ठीक है, राव जेत सिंह ने अपने मंत्री नागराज के माध्यम से, किसके माध्यम से? नागराज के माध्यम से शेरशाह सूरी की मदद मांगी, लेकिन मदद नहीं मिल पाई इसको। और देखिए शेरशाह सूरी के पास और कौन चला गया है? शेरशाह सूरी के पास चला गया साथियों वीरमदेव, मेड़ता का वीरमदेव भी चला गया। ठीक है, अब देखो मुणेत नैणसी क्या कहता है। मुणोत नैणसी ने एक ख्यात लिखी है जिसका नाम है मुणोत नैणसीरी ख्यात। ठीक है, उसके अनुसार क्या है? मालदेव ने मेवाड़ के बनवीर के विरुद्ध उदय सिंह की सहायता की थी, लेकिन बाद में इनके संबंध बिगड़ गए थे। मतलब ये बताता है कि जो मारवाड़ का मालदेव है और मेवाड़ का जो बनवीर के विरुद्ध उदय सिंह, देखिए उदय सिंह और विक्रमादित्य दोनों भाई है, कर्मावती के पुत्र है। हाडी रानी कर्मावती का नाम आपने सुना ही होगा, हुमायूं को राखी भेजने वाली। हुमायूं ने समय पर मदद नहीं करी। और जैसे गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह वगैरह, वो उस समय उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, तो वो आपने मेवाड़ में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं आपको मेवाड़ का जो वीडियो उपलब्ध कराऊंगा उसमें सारे कंटेंट मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, वो मेवाड़ की कहानी है। तो ये बात कहता है मुणेत नैणसी कहता है। ठीक है, मुणेत नैणसी ने ये बात कही है। अगला देखिए 1541 में मालदेव हुमायूं से जोगी तीर्थ नामक स्थान पर मिला, ऐसा कहते हैं इतिहासकार। शेरशाह इस बात से नाराज हो गया था क्योंकि शेरशाह के पास मेड़ता का वीरमदेव था और बीकानेर का कल्याणमल भी इसके पास चले गए थे। अब देखो एक युद्ध होगा और युद्ध का नाम होगा गिरी सुमेल का युद्ध, और गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होगा। ठीक है, ये काफ़ी फेमस युद्ध है। ये युद्ध होता है साथियों 1544 ईस्वी में। इस गिरी सुमेल के युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। अफगान शासक जिसका नाम है शेरशाह सूरी और इसका ही का नाम मिलता फरीद, वह मालदेव के सेनापति का नाम है जेता व कुंपा के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। क्योंकि इसमें मालदेव बीच में छोड़ के चला जाता है, उसके पीछे एक लॉजिक है, कारण था, वैसे गलतफहमी हो जाती है, तो इस वजह से मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, अब इन्होंने मालदेव ने जो पड़ाव डाला वो कहाँ डाला था? गिरी गांव में डाला था, और गिरी कहाँ है? पाली में है। शेरशाह सूरी ने डाला था सुमेल गांव के पास, बाबरा गांव, जो कई कुछ विद्वान कहते हैं कि ये बाबरा गांव अजमेर में पड़ता था उस समय। आज भी तो नहीं पड़ता, लेकिन उस समय अजमेर में पड़ता था। तो कुल मिला के बात यह है कि सुमेल नामक स्थान पर तो शेर सिंह ने, मालदेव ने डाला गिरी नामक स्थान पर, और इसलिए इस युद्ध का नाम हो गया गिरी सुमेल का युद्ध। सुमेल गिरी का युद्ध के दो है, गिरी सुमेल का युद्ध के दो, बात एक ही है। तो देखिए इस युद्ध में शेरशाह के पास मेड़ता का वीरमदेव, बीकानेर का कल्याणमल भी था, ध्यान रखना।
शेरशाह सूरी ने कूटनीति का परिचय देते हुए जैता और कुंपा, जो कि मालदेव के बड़े विश्वास पात्र और बड़े वीर सैनिक थे, उनको धन भिजवाया और मालदेव के पास एक जाली पत्र भिजवा दिया, और जिसमें मालदेव युद्ध भूमि से भाग गया और जैता कुंपा युद्ध में लड़ते हुए मारे गए और शेरशाह की इस युद्ध में विजय होती है। ठीक है, कुछ नहीं, गलतफहमी का शिकार हो गया था मालदेव। अगर थोड़ा विवेक से काम करता, अपने सेनापतियों पर विश्वास करता, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में अवश्य मालदेव की विजय होती। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें हम शेरशाह ने एक स्टेटमेंट का इस गिरी सुमेल के युद्ध को लेकर कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो कई बार ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। शेरशाह सूरी ने कौन से युद्ध के बारे में ये स्टेटमेंट दिया है? तो उसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। अब देखिए, मालदेव ने सिवाना दुर्ग बाड़मेर में शरण ली, भाग गया था फिर, और शेरशाह ने जोधपुर दुर्ग पर का प्रशासन ख्वाजा खां व ईसा खां नियाजी को सौंप दिया था। मतलब अधिकार किसका हो गया? कुल मिला के बात यह है, शेरशाह का अधिकार हो गया जोधपुर पर। शेरशाह सूरी का जोधपुर दुर्ग पर अधिकार 524 दिन रहा था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। 545 ईस्वी में कालिंजर दुर्ग, जो कि उड़ीसा में है, वो कालिंजर अभियान के दौरान मतलब एक बारूद का गोला फट गया था और उसकी वजह से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही इसको मालदेव को पता लगता है कि भाई शेरशाह मारा गया, तो मालदेव पुनः जोधपुर कर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। देखिए, मालदेव की कुछ पुत्रियां हैं, उनका नाम है जैसे कनकबाई, लालबाई। कनकबाई का जो विवाह होता है वो गुजरात के सुल्तान महमूद के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? महमूद के साथ हुआ। और लालबाई का जो विवाह होता है वो इस्लाम शाह सूरी यानी शेरशाह सूरी के पुत्र के साथ इसने विवाह किया था। तो इसकी दोनों पुत्रियों का नाम कनकबाई और लालबाई भी आपको याद करके रखना है। अब देखो, मालदेव ने कुछ दुर्ग बनवाए थे, तो इन दुर्गों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसने कौन कौन से दुर्ग बनाए थे? तो मालदेव के द्वारा जो बनाए गए दुर्ग है, जैसे पोखरण का दुर्ग है, और पोखरण है कहाँ पर? जैसलमेर में। सोजत का दुर्ग बनाया, सोजत है कहाँ? पाली में। सारण का दुर्ग भी इसने बनाया, जो कहाँ है? पाली में। मालकोट का दुर्ग भी इसने बनाया, जो कि मेड़ता में है, और मेड़ता कहाँ है? नागौर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो साथियों, मालदेव का जो विवाह है वो उमादे के साथ हुआ था, जो कि इतिहास में रूटी रानी के नाम से फेमस हुई, जो कि जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी। जीवन का अंतिम समय इसने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में बने हुए महल में निकाला था। ठीक है, देखो, शेरशाह के आक्रमण के समय मालदेव ने रानी उमादे को लाने के लिए, मतलब क्या हुआ, जैसे शेरशाह का आक्रमण हो रहा था तो मालदेव ने ईश्वरदास भारत को, इसको रूठी रानी को लेने के लिए भेजा। हालांकि देखो, ये रूठी रानी के बारे में भी कुछ ऐसी कहानी है, ऐसी लॉजिक है कि ऐसा माना जाता है कि इसको रूठी रानी इसलिए कहते हैं कि जिस दिन इसकी शादी होती है मालदेव की और इसकी उमादे की, ठीक है, तो उस दिन इनकी जो फर्स्ट नाइट होती है, उस दिन क्या होता है, ये नशे में रहता है और खुद की पत्नी के पास नहीं जाकर, खुद की रानी के पास नहीं जाकर किसी दासी के पास चला जाता है। ठीक है, तो उस वजह से रानी रूठ जाती है, ऐसा मतलब कुछ इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ किंवदंतियाँ हैं, इन पर ज़्यादा वो नहीं करना, अपने को तो इतना रखना है भाई उमादे रानी रूठी रानी के नाम से जानी जाती। अब शेरशाह के आक्रमण के समय मालदेव ने रानी उमादे को लेने अजमेर रहती थी तारागढ़ की तलहटी में, तो ईश्वरदास भारत को भेजा। तो जोधपुर तो ये क्या करा, ईश्वरदास भारत अजमेर आया और अजमेर से इसको लेके चला गया। अजमेर के साथ रानी उमादे चली गई, ठीक है, जिसको रूठी रानी कहते हैं, चली गई। लेकिन जो जोधपुर की रानियां थी, उन्होंने सोचा कि अगर उमादे आ गई तो हमारा जो प्रभुत्व है वो समाप्त हो जाएगा, राजा हमसे प्रेम नहीं करेंगे, राजा तो उमादे से प्रेम करने लग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से रूठी हुई है तो उसको मनाएंगे, करेंगे, जो भी है। ठीक है, तो फिर ये एक आशा भारत होता है, कौन होता है? आशा भारत, उसको तैयार करती है कि आशा भारत ऐसा काम कर रानी इस महल में नहीं आए, जोधपुर तो आ गई लेकिन महल में नहीं आनी चाहिए, ऐसा काम कर। वो कहता हो रानी जी मैं कर दूंगा, क्या दिक्कत है, भारत है, कर देगा। अब आशा भारत ने रानी का स्वाभिमान जगाते हुए एक बात कही, एक दोहा बोला इसने उमादे के लिए एक बड़ा फेमस दोहा कहा था इसने। और दोहा क्या, देखिए, मान रखे तो पीऊ तज, क्या, मान रखे तो पीऊ तज और पीऊ रखे तज मान, दो दो गयंद न बंदई हेको खंबू ठाण।
कि देखिए इस दोहा को थोड़ा ढंग से पढ़िएगा आप। ये कहा था आशा भारट ने। किसने कहा? आशा भारट ने ये दोहा बोला। और इसको अजमेर से लेकर कौन आया जोधपुर? ईश्वरदास भारट। ठीक है, तो ईश्वरदास भारत जो बड़ी मुश्किल से मना के लाया था, उस मनाने पर पूरा पानी फेर देगा आशा भारत। ठीक है, अब आशा भारत का दोहा क्या, वापस पुनः रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखिए, मान रखे तो पीऊ तज और पीऊ रखे तजमान, दो दो गयंद न बंदई है को खम्बू ठाण। अर्थ देखिए इस दोहा का अर्थ क्या है। अर्थ देखिए साथियों, मान रखना है तो पति को त्याग दे, पर पति रखना है तो मान का त्याग दे, और लेकिन दो दो गायों का एक ही स्थान पर बांधा जाना असंभव है। मतलब इसने कहा कि मान रखना है तो पति को त्याग दे, और पति रखना है तो मान को त्याग दे। जिस प्रकार दो दो गाय एक ही एक जो ठाण होती है, एक खूंटा होता है, उस पर नहीं बंधती है, तो उसी प्रकार ये दोनों चीज़ें एक साथ संभव नहीं है। और फिर इस जो उमादे थी वो सोच रही मैं इतने दिन रूठी हुई थी, तो मैं उसका स्वाभिमान जग जाता है और वो जोधपुर से क्या वापस रवाना हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। 7 दिसंबर 1562 को मालदेव की जब मृत्यु हो जाती है, तो मालदेव की पगड़ी के साथ ये जो उमादे थी वो सती हुई थी। और जब कोई महिला अपनी पति के जो यादगार जो वस्तुएं होती है उनके साथ अगर सती होती है, तो उसे अनुमरण प्रथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुमरण प्रथा कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है अनुमरण प्रथा क्या है, तो पति की वस्तुओं के साथ सती होना ही अनुमरण प्रथा है। ठीक है, एक नोट डाल के लिखा हुआ है, समझिएगा इस नोट क्या। रूठी रानी नाम से एक और महिला प्रसिद्ध हुई है, जो कि अजमेर के पृथ्वीराज द्वितीय चौहान की पुत्री थी, जिसका नाम था सुहावा देवी। और मैनाल में सुहावेश्वर शिवालय का निर्माण भी करवाया था इसने, तथा इसका आश्रय स्थल मैनाल भीलवाड़ा, जिसे रूठी रानी का महल भी कहते हैं। तो रूठी रानी का महल साथियों भीलवाड़ा में भी ध्यान रखना, अजमेर के तारागढ़ में भी है। ठीक है, अब देखिए मालदेव के समय के कुछ साहित्य की स्थिति जानते हैं। इस नरसेन ने जीन रात्रि कथा की रचना की, जो कि एक जैन कृति है। आपसे पूछा जाएगा जीन रात्रि कथा किसने लिखी है? नरसेन ने लिखी है। और कौन सी कृति है? जैन कृति है। दूधो विरसाल के द्वारा डिंगल भाषा में रतन सिंगरी वैली की रचना की। तो आपसे पूछा जाएगा रतन सिंगरी वैली की जो रचना हुई है वो कौन सी भाषा कौन सी शैली में हुई है? डिंगल में। देखो, एक तो डिंगल सुनी होगी आपने, एक होती पिंगल, तो डिंगल शैली की ध्यान रखना। और दूधो विरसाल के द्वारा अखो बनोत के द्वारा देईदास जेतावतरी वैली की रचना हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साथियों, श्री अभय जैन ग्रंथ भंडार जो कि बीकानेर में है, राव मालदेव ने अपनी पत्नी स्वरूप देवी के प्रभाव में आकर अपने पुत्र राम उदय सिंह आदि को उत्तराधिकारी नहीं बनाकर चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बना दिया था। किसको? राम जो मालदेव था उसकी एक पत्नी थी, रानी थी, जिसका नाम था स्वरूप देवी। क्या नाम था? स्वरूप देवी। स्वरूप देवी के प्रभाव में आकर उसने राम को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, ना ही उदय सिंह को बनाया, जो आगे इतिहास में जाके मोटा राजा उदय सिंह के नाम से फेमस होगा। ठीक है, उत्तराधिकारी नहीं बनाया, और बल्कि बना किसको दिया? चंद्रसेन को। तो कुल मिला के ये जो मालदेव है अर्थात चंद्रसेन है, इनकी सीधे दुश्मन कौन हो गए? राम और उदय सिंह। ठीक है, अब देखो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहता है। ये कहता है मालदेव ने अपने पुत्र राम को राजद्रोह के अपराध में मारवाड़ से निर्वासित कर दिया, और वह अपने ससुर महाराणा उदय सिंह के पास मेवाड़ चला गया था, और उसे वहां केलवा की जागीर दे दी गई, तथा मालदेव के दूसरे पुत्र उदय सिंह को फलोदी की जागीरी दे दी गई। तो ऐसा बता। और जो राव चंद्रसेन है आगे जाके शासक बनेगा, तो इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया मालदेव ने, और किसके प्रभाव में आकर? स्वरूप देवी जो इसकी मतलब प्रिय रानी थी, उसके कहने पर। अब अगला जो शासक बनता है, और अगला शासक का नाम क्या साथियों? अगला शासक का नाम है राव चंद्रसेन।